नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजापुर से ये बड़ी खबर है, जहां सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। उसूर ब्लॉक के पुतकेल के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच। मुठभेड़ में एक जवान बताया जा रहा है, एक जवान एसबी तिर्की की शहादत हुई है, शहीद हो गया है मुठभेड़ में एक जवान। मुठभेड़ में एक जवान जख्मी भी हुआ है। बीजापुर एसपी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है उसूर ब्लॉक के पुतकेल के जंगलों में। और इस मुठभेड़ में जहां एक जवान की शहादत हुई है, वहीं एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जवान एसबी तिर्की शहीद हो गए हैं इस मुठभेड़ में। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विनोद, क्या जानकारी है इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? मुठभेड़ खत्म हो गई है या अभी भी जारी है? और कितने जवान सर्चिंग पे निकले थे? क्या स्थिति नक्सलियों के बारे में, क्या डिटेल्स, कोई जानकारी? देखिए प्रशांत, ये उसूर ब्लॉक के जेल का जंगल कहलाता है, वहां पर ये सर्चिंग पार्टी निकली थी। 168 बटालियन सीआरपीएफ की थी और कुछ घंटे पहले उनका आमना सामना हुआ उस इलाके में, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही की सीआरपीएफ ने। और उसमें जो अभी तक जानकारी आ रही है कि झारखंड के निवासी हैं एसबी तिर्की, वो शहीद हुए हैं और एक जवान जख्मी हुआ है। क्योंकि फोर्स अभी जंगल के अंदर है और इसलिए बैकअप पार्टियों को भी भेजा जा रहा है। खुद एडिशनल एसपी और तमाम आला अधिकारी जो है नजर रखे हुए हैं। तो जैसे ही फोर्स जंगल के बाहर आएगी उसके और डिटेल्स आ पाएंगे। अभी चूंकि सुरक्षागत कारणों से अधिकारी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक जवान शहीद हुआ और एक जवान घायल बताया जा रहा है। और ये जो सर्चिंग पार्टी है उस पर माओवादियों ने हमला बोला था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई सीआरपीएफ ने की है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। विनोद, संभव है कि कुछ नक्सली भी ढेर हुए हों इस मुठभेड़ में, वो भी वक्त के साथ जानकारी सामने आएगी। और ये भी संभव है कि कैजुअलिटी जो सीआरपीएफ की हुई है उसका आंकड़ा भी कुछ अलग हो। निश्चित तौर पर चूंकि मुठभेड़ काफी बड़ी रही है और अभी चूंकि रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला इसलिए जारी है कि सर्चिंग चल रही है जंगल के अंदर, तो इसलिए हो सकता है कि माओवादियों को भी नुकसान हुआ होगा। लेकिन कुछ देर बाद अपडेट आएगा जब फोर्स बाहर आ जाएंगी जंगल के अंदर से, उसके बाद और खुलासा कर पाएंगे अधिकारी कि क्या कुछ वहां पर हुआ है, किसी नक्सली की डेड बॉडी बरामद हुई है या कितने नक्सली घायल हुए हैं। तो कुछ देर इंतजार किया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है किस तरह का पूरा ये घटनाक्रम रहा है, मुठभेड़ रही है। और उसके बाद जैसे ही सुरक्षा पार्टियां बाहर लौटेंगी उसके बाद कुछ डिटेल सामने आ पाएंगे। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा उस एरिया के बारे में भी बताइएगा विनोद, जो एरिया पर्टिकुलर आप बता रहे हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या स्थिति होती है वहां पर? नक्सली किस पोजीशन में होते हैं? ये भी दावा किया जा रहा है कि लगातार नक्सली अब बैकफुट पर हैं। देखिए, बैकफुट पे होने की वजह से ही कल जो घटना हुई थी बीजापुर इलाके में कि जहां पर पुल बन रहा था, उस पुलिया निर्माण के दौरान एक इंजीनियर और एक मजदूर के किडनैप की खबर आई थी। और अभी तक उसमें ये फोर्सेज लगी हुई थी, जगह जगह पर सर्चिंग के लिए ही फोर्स को उतारा गया था जंगलों में। और आज जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि भौगोलिक इलाका अभी भी उसी तरह का है, कई इलाके पहाड़ी वाले क्षेत्र कहलाते हैं और कई जगह पर एम्बुश पॉइंट होते हैं और उसी का फायदा जब तक नक्सली उठाते हैं। तो जहां पर ये मुठभेड़ हुई है वो जंगल है और थोड़ा सा एम्बुश पॉइंट भी वहां पर काफी ज्यादा है। इसलिए जो सुरक्षा बल है वो सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं अभी भी। और जब भी ऐसा कुछ मौका लग रहा है तो रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि दबाव काफी ज्यादा है फौज का। उसके बाद कुछ देर बाद जब मुठभेड़ खत्म होगी तो कुछ और चीजें सामने आ पाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी बीजापुर में जो है नक्सलियों का दबाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे विनोद इस पूरी मुठभेड़ से जुड़ी हुई। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर कटनी से है, बड़ी खबर है ये, जहां बरगांव इलाके के स्पा सेंटरों में दबिश दी गई है। कई लड़के लड़कियां भी पकड़ाए गए हैं आपत्तिजनक हालत में, लड़के लड़कियां मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। तो ये बड़ी खबर है कटनी से। कटनी के बरगांव इलाके के स्पा सेंटरों में पुलिस ने दबिश दी है और स्पा सेंटरों में दी गई दबिश से जो पुलिस को हासिल हुआ है वो आपत्तिजनक है। दरअसल कई लड़के लड़कियां एक साथ पकड़े गए हैं आपत्तिजनक स्थिति में और पुलिस ने अब मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
स्पा सेंटर से जुड़ी हुई। दरअसल शिकायत के आधार पर पुलिस ने यहां पर छापेमारी की थी और अब पुलिस ये खंगाले की कि कब से यहां इस तरह का काम चल रहा था या फिर क्या कुछ यहां पर हो रहा था। क्या बाहर से भी युवतियां आती थीं, लड़कियां लाई जाती थीं, या फिर तमाम जो पहलू होंगे उसकी जांच करेगी पुलिस। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कटनी का बरगांव इलाका। कटनी क्षेत्र में लगातार स्पा सेंटरों में ऐसे असामाजिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, जिसमें आज 3 स्पा सेंटरों पर रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें आंवला स्पा सेंटर में 5 लड़के 5 लड़की, आवा स्पा सेंटर में 5 लड़के 4 लड़की और ग्लैमर स्पा सेंटर में 3 लड़कियां संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पाई गई, जहां पर रेड कार्रवाई की गई। तो कटनी का ये मामला था और अब चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यमुनोत्री में शुक्रवार को हुई चुनावी सभा को फोन से संबोधित उन्होंने किया। दरअसल उनका हेलीकॉप्टर नैनीताल के हेलीपैड पर करीब 2 घंटे तक खड़ा रहा। इस दौरान विजिबिलिटी ना के बराबर रही, लिहाजा उड़न खटोले ने उड़ान नहीं भरी। बता दें कि यमुनोत्री जाने के लिए शिवराज को नैनीताल से हेलीकॉप्टर में सफर करना था, लेकिन बेहद खराब मौसम की वजह से सीएम शिवराज सिंह का हेलीकॉप्टर नैनीताल के हेलीपैड पर करीब 2 घंटे तक खड़ा रहा, उड़ान नहीं भर पाया। इस दौरान विजिबिलिटी ना के बराबर रही। अगर हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता तो खतरा हो सकता था, इस लिहाज से सुरक्षा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर से सफर नहीं किया सीएम शिवराज ने। आपको बता दें ऐसे में उड़ान भरना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लिहाजा सीएम शिवराज ने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे लोगों को फोन के जरिए संबोधित किया। और उसी दौरान ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यमुनोत्री में जनसभा होने वाली थी सीएम शिवराज की और नैनीताल से उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से यमुनोत्री पहुंचना था। कि घर घर में पीने का पानी अगर नल से देने की काम किया है तो मोदी जी और धामी जी की सरकार ने किया है। लगातार काम चल रहा है। मेरी बहनें वहां बैठी होगी, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, आपके घर में नल लगा के पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल से पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। कांग्रेस में तो पानी नहीं बचा, तो पीने का पानी ये कांग्रेस कहां से देगी। हमने तय किया है गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर गैस के निःशुल्क दिए जाएंगे और हमारे गरीब बीपीएल परिवार की बहनों हम 2000 रुपए प्रति माह की दर से बहनों को सहायता राशि देंगे। गरीब बच्चों को 1000 रुपया दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री 6000 देते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पुष्कर धामी ने तय किया है कि 2-2000 की 3 किस्त ये 6000 रुपया राज्य सरकार भी देगी। 12000 रुपया किसानों के खाते में आएगा और गरीब किसान का इससे कल्याण हो जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में जिसमें अपना यमुनोत्री क्षेत्र भी शामिल है, तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे चलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जो परिवहन को बढ़ावा, जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। खबर सतना से। सतना के डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची छात्रा को कॉलेज प्रबंधन ने टोका और कॉलेज की ड्रेस कोड में आने के लिए कहा, जिसके बाद छात्रा ने कॉलेज प्रबंधन को अपने एडमिट कार्ड पर लिखित अंडरटेकिंग दिया कि वो अगली परीक्षा के दौरान कॉलेज के ड्रेस कोड में ही आएगी। इसके बाद छात्रा को परीक्षा देने की इजाजत दी गई। बता दें कि हिजाब पहनकर कॉलेज आई छात्रा एमकॉम 3rd सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची थी, जिसे प्रिंसिपल शिवेश प्रताप सिंह ने कॉलेज के गेट पर ही टोक दिया। महिला जिसका कि फिर प्रवेश पत्र में नाम देखा, रुखसाना बेगम नाम था, वो आई और उनसे मैंने कहा कि इस ड्रेस में तो ये अलाउ नहीं है, आप जिस तरह से आप परीक्षा देने आई हैं।
तो उन्होंने कहा कि आज आ गए हैं हम, दोबारा परीक्षा में हम अपने महाविद्यालय के ड्रेस में ही आएंगे। उस पर मैंने कहा कि अगली परीक्षा के लिए आपको तभी सम्मिलित किया जाएगा जब आप दूसरे छात्रों की तरह उनके यूनिफॉर्म में आएंगे। और उससे प्रवेश पत्र पे हम लोगों ने ये लिखवा लिया कि अगले परीक्षा जो है हम यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देंगे। मैंने माननीय प्राचार्य महोदय वहाँ पर उपस्थित कॉलेज स्टाफ से इसका विरोध दर्ज कराया कि यूं किसी एक धर्म के लिए महाविद्यालय परिषद में ऐसी छूट और ऐसी प्रक्रियाएं नहीं दी जा सकती हैं, जिसका मैंने विरोध दर्ज करवाया। माननीय प्राचार्य महोदय ने उस छात्रा से लिखित लिया कि अगले पेपर से वो अपने हिजाब पहनकर नहीं आएगी, ड्रेस या अनड्रेस आएगी। और हिजाब को लेकर हुए बवाल के बीच भोपाल काजी का भी बयान आया था। काजी साहब ने कहा कि इस्लाम में पर्दे की प्रथा सैकड़ों साल पुरानी है। आज से 1450 साल पहले मदीने के अंदर नाजिल हो चुका है, जब से लेके नाजिल हो चुका है। अब इस दर में थोड़ी सी कोताही पाई जा रही थी, तो अभी जो मौजूदा जो हालात बने हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नई बात है। अरे पर्दे का हुक्म से 1400 साल पहले नाजिल हो चुका है, और हमारी वो बच्ची इसी पर अमल कर रही थी। उसके माँ बाप ने उस पर तरबियत की, उसको बताया कि बहैसियत एक मुसलमान के, मालिक को मानने वाले, मालिक की तालीमात पर यकीन करने वाले इंसान, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको मालिक की तमाम अहकामात पर अमल करना चाहिए, उसकी तरफ से आदेश मिले, तो उसने अमल किया। और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, कर्नाटक से शुरू हुआ ये मामला अब धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर पहुंच गया, और एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिल रही कि विरोध स्वरूप भी अगर कोई सामान्य कपड़े में ड्रेस में पहुंच रहा है स्कूल कॉलेज छात्र छात्राएं, तो विरोध स्वरूप भी जो महिलाएं हैं खास वर्ग से वो हिजाब पहनकर या फिर हम कहें कि उस कपड़े को पहनकर पहुंच रही, जिस पर विवाद सामने आ रहा है। सवाल ये कि ऐसे में कॉलेज और जो स्कूल प्रबंधन है वो कैसे हैंडल करें। हालांकि सतना में अलग तरीके से हैंडल किया गया, अगले एग्जाम के लिए ये लिखा लिया गया कि आप सामान्य तरीके से आएंगे, लेकिन सियासत तो शुरू हो ही गई है। प्रतीक, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि हिजाब की कंट्रोवर्सी अब मध्य प्रदेश में भी आ चुकी है और सतना का मामला कहीं ना कहीं इसका जनक माना जा सकता है। वैसे बेहद सेंसिटिव ये इशू है, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ ये मसला है। मूल रूप से कर्नाटक में जो बात सामने आई थी वो बिल्कुल एक अलग डिफरेंट चीज थी, लेकिन अब जो रूप और जो स्वरूप उसका बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा एक अलग एंगल की ओर जाते हुए दिख रहा है। पॉलिटिक्स बेशक इस पूरे मामले को लेकर के हो रही है। हमने उमा भारती का बयान भी सुना था, जिन्होंने कहा था कि शायद इस पर ज्यादा बयानबाजी ना हो, ज्यादा सियासत ना हो तो ज्यादा बेहतर हो। और बेशक जिस प्रकार का आपने जिक्र किया कि जब से हिजाब को लेकर के कंट्रोवर्सी उठी है, तो विरोध स्वरूप भी जो है मुस्लिम बहनें कहीं ना कहीं हिजाब पहनकर हमने देखा फुटबॉल भी खेल रही थी, मोटरसाइकिल भी चला रही हैं। और सतना का बेशक इस बारे में तो हम नहीं कह सकते कि क्या वो विरोध स्वरूप पहुंची थी, लेकिन बेशक चूंकि वो पहुंची, उसके बाद प्राचार्य ने उनको इस बात के लिए टोका और उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि अगले बार से वे हिजाब पहनकर यहाँ पर नहीं आएंगी। मूल रूप से बात यही थी कि ड्रेस कोड, अगर स्कूल भी एक शिक्षा का मंदिर कहा जाता है जहां सभी धर्म और वर्गों के लोग आते हैं, अगर वहां ड्रेस कोड पर ही छात्र छात्राएं आए तो ज्यादा बेहतर होगा। विषय सिर्फ इतना था, लेकिन अब जिस प्रकार के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं और जो उसकी प्रतिक्रियाएं क्रिया की प्रतिक्रिया जो हो रही है वो शायद गलत दिशा में जा रही है। हमारा भी आम लोगों को यही सलाह है कि इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में ना पड़े, लेकिन बेशक हिजाब को लेकर के भी न्यायालय का आदेश आना बाकी है, उसका सम्मान करें। तब तक सभी को संयम बरतना चाहिए और इस प्रकार से कम्युनल मामला ना चला जाए, ये इस बात का ध्यान, ये हमारी जिम्मेदारी भी है सामाजिक तौर पे कि इसका हम सबको ध्यान रखना होगा। बहरहाल सतना के वाले मामले में छात्रा ने अंडरटेकिंग दे दी है कि अगले बार से प्रॉपर ड्रेस कोड जो कि डिफाइंड है, जिसमें अन्य छात्र छात्राएं आते हैं, वो उसी को पहनकर आएंगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा प्रतीक हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी भी जुड़े हैं हमारे साथ कांग्रेस से। अजय सिंह जी, ये ऐसा लगता है कि वस्त्रों का मामला नहीं है बल्कि सियासत का मामला बन गया है, या फिर इसे जानबूझकर हवा इतनी दे दी गई कि ये पूरे देश में अब इस पर चर्चाएं हो रही हैं और अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है, नियम कायदे नहीं बचे, ताले वाली सरकार चल रही है, जिसका जो मन होता है वो बोल देता है। जब मंत्री जी गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान देते हैं, अगले दिन मुख्यमंत्री जी उनके बयान से पल्ला झाड़ते हैं और स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। फिर मंत्री स्वयं स्पष्ट करते हैं कि नहीं, अगर कोई गलती हो गई है उस पर सफाई, अगर कोई गलत बात हो गई उस पर अगर कोई सफाई आ गई तो उस पर दिक्कत क्या है फिर? अजय सिंह जी, देखिए, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया ना कि भाई
जी प्रशांत जी, जो मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, उसके बाद स्कूल प्रशासन किस जी। तरह से किसी इस विद्यार्थी को इस तरह से उसके कपड़ों और ड्रेस को लेकर रोक सकता है? यही तो सवाल उठता है कि यहाँ कोई नियम कायदे हैं या तालिबानी शासन चल रहा है? नहीं, अच्छा अजय सिंह जी इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। एक बात बताइए, आज अगर एक पर्टिकुलर वर्ग की जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर आ रही हैं, एक दूसरे वर्ग के युवक अगर धोती कुर्ता पहनकर आने लगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा क्या स्कूल में, कॉलेज में? भगवाधारी या फिर हम उस तरह की ड्रेस पहनकर आने लगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा क्या? या फिर क्राइसिस जो चर्चों में जो ड्रेस पहनी जाती है वो पहनकर हम स्कूल कॉलेज आने लगे तब एक्सेप्टेबल होगा क्या? देखिए प्रशांत जी, इस मामले में अगर मगर का सवाल नहीं है। ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है और जो बच्चियां हिजाब नहीं, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है। नहीं, प्रतिबंध तो साफ धोती कुर्ते पर भी नहीं है, लेकिन बात सवाल होती है कि स्कूल कॉलेज में आपका एक ड्रेस कोड होगा ना साहब? प्रशांत जी, अगर कोई इस तरह के नियमावली अपनाता है और कोई धार्मिक परिवेश में काम कर रहा है और वो धोती कुर्ता भी पहन के आता है तो उसको अनुमति मिलना चाहिए। क्या आपत्ति है इस चीज में? कोई आपत्ति नहीं है। और जब मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं उसके बाद स्कूल का ये कदम गलत है, निंदनीय है, तालिबानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है। मध्य प्रदेश में तालिबानी संस्कृति का बढ़ावा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। ठीक है जी, ठीक है, रहेगा अजय जी। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़े हैं। रजनीश जी, अगर आप सुन पाए हो, मुझे नहीं पता आप कितने वक्त पहले जुड़े हैं, अगर आपने आखिरी की बातें सुनी हो तो कह रहे हैं अजय सिंह जी की तालिबानी सोच है ये सरकार की या स्कूल की? देखिए, तालिबानों की हमदर्द रही कांग्रेस और इस देश में शाहबानो प्रकरण में भी इसी प्रकार की कट्टरपंथियों के आगे झुकने वाली कांग्रेस, वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस, और कांग्रेस जो हिजाब और बुकनी को एक समान तुलना करके महिलाओं का अपमान करती है वो कांग्रेस वो जो केवल वितंडा खड़ा करना चाहती है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाती है वो कांग्रेस। अरे एक संस्था का अनुशासन, नियम, कानून, मर्यादा वो संस्था तय करेगी कि कांग्रेस तय करेगी या कोई कट्टरपंथी संस्था तय करेगी? वही लड़ाई का मसला है ना, पक्ष को, दोनों पक्ष जो हैं, जब उनमें कोई आपत्ति नहीं है तो तीसरा होता कौन है बताने वाला? ये संस्था और संस्था में पढ़ने वाला विद्यार्थी, उन दोनों के बीच का विषय है। नियम, कानून, मर्यादा का संबंध है तो वो तय कर लेंगे। उन्होंने तय कर लिया, खत्म हो गया मामला। ये कांग्रेस तो तालिबानी से प्रेम रखती है, एक निंदा प्रस्ताव तक नहीं कर पाई थी तालिबानियों का। वो हमें बताएंगे तालिबानी संस्कृति क्या होती है, जो कट्टरपंथी मुल्लाओं के आगे झुक रही और झुकती रही पिछले 3-4 दशकों से, वो हमें बताएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है वो मामला वहीं के वहीं समाप्त हो चुका है। दोनों पक्षों में उस स्वीकार्यता भी आ गई है और मुझे नहीं लगता कि किसी को आपस में लड़ाने का मसला है। ये कांग्रेस घटिया और गंदी राजनीति बंद करे। ठीक, चलिए, शुक्रिया रजनीश जी हमसे बात करने के लिए। अजय सिंह जी, आपका भी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक बाद अगली खबर का रुख करेंगे। आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों की आज नीलामी होगी। आज आईपीएल का मेगा ऑक्शन है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ रणजी टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह, अजय मंडल, शुभम सिंह के नाम शामिल हैं। आईपीएल में खेलने के लिए छत्तीसगढ़ से 20 खिलाड़ियों ने आवेदन किया था, जिसमें 5 खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन के लिए किया गया है। सबसे ज्यादा हरप्रीत की बेस प्राइस 40 लाख रुपए है, वहीं बाकी 4 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 20 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और मीडिया प्रभारी राजेश दुबे का कहना है कि पहले भी आईपीएल में ऑक्शन लिए छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, लेकिन प्रदेश के किसी भी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। और देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, इस बार आईपीएल ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं, कई खिलाड़ी हैं, बेहतर उम्मीद भी है इन खिलाड़ियों से।
जी बिल्कुल, और क्योंकि इस बार का जो ऑक्शन है वो मेगा ऑक्शन है, इसलिए जी। उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। पहले फ्रेंचाइजी कम थी और इस बार जो है 12 टीमें शामिल होने जा रही हैं, लिहाजा संभावनाएं ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का भी जो है ऑक्शन के बाद टीम में नाम शामिल होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऑक्शन में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का नाम जरूर रहा है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने खरीदा नहीं था। लेकिन अब इस बार उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि फ्रेंचाइजी की संख्या इस बार ज्यादा है। हालांकि जो एक तरह से कहा जाता है कि आईपीएल में ऑलराउंडर्स खिलाड़ियों की ज्यादा डिमांड होती है, और जिन 5 खिलाड़ियों के नाम गए हैं यहां से, और जिन 5 खिलाड़ियों के नाम चयनित हुए हैं, शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उन 5 में से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं। एक तो कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया और इसके अलावा अजय मंडल, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तब ऐसे में ऑलराउंडर खिलाड़ियों के चयन की संभावना यहां पर ज्यादा जताई जा रही है, और क्योंकि बेस प्राइस जो है हरप्रीत की ही ज्यादा लगी, तकरीबन 40 लाख रुपए, और बाकियों की जो बेस प्राइस है 20-20 लाख रुपए है। देखना यह होगा कि 13 फरवरी तक के जो ऑक्शन चलेगा उसमें किन खिलाड़ियों बिल्कुल बिल्कुल संभावनाएं जो आप बता रहे हैं वो हैं भी कि ऑलराउंडर खिलाड़ियों की ज्यादा डिमांड होती है, और जिन खिलाड़ियों का जिक्र करें इनमें 2 खिलाड़ी ऑलराउंडर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही।